गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पढ़ रहे थे पायरॉल और उसकी डिफरेंट रिएक्शंस। कुछ नेम रिएक्शंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसलिए हम थोड़ा सा उन नेम रिएक्शंस को भी देख लेते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये अभिक्रिया जैसा कि हम सब जानते हैं AlCl3 की उपस्थिति में एसाइलेशन और एल्काइलेशन की अभिक्रिया होती है। अर्थात AlCl3 की उपस्थिति में किसी भी एल्काइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड से या एसिटिक या एनहाइड्राइड से जब पदार्थ की अभिक्रिया कराई जाती है तो वहाँ पर उसकी किसी एक स्थिति पर एल्काइल समूह का योग होता है। यहाँ आपको उदाहरण के तौर पर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में अभिक्रिया दिखाई जा रही है, जिसमें हम पायरॉल की एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं और इस एसिटिक एनहाइड्राइड को हम AlCl3 की उपस्थिति में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को कराते हैं तो हमें अल्फा स्थिति पर एसाइल समूह जुड़ा हुआ प्राप्त होता है। 2 एसिटाइल पायरॉल, पायरॉल पर 250 डिग्री पर यह अभिक्रिया कराई गई है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि आप पहले कई चैप्टर्स में और पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। एसाइलेशन या एल्काइलेशन की अभिक्रिया में फर्स्ट स्टेप में AlCl3 एल्काइल हैलाइड से Cl लेकर के AlCl4 में परिणत हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज, और मिथाइल समूह एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह अलग हो जाता है। इस मिथाइल समूह का एज इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक होता है, इसीलिए इसे हम इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखें फॉर्म्युलीकरण, गैटरमैन अभिक्रिया इसे कहा जाता है। इस फॉर्म्युलीकरण अभिक्रिया में हम HCN और HCl का योग लेकर के पहली स्टेप में इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर NHCH समूह अर्थात CH डबल बॉन्ड NH आकर के जुड़ता है। तत्पश्चात इसके जस्ट बाद में हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस की वजह से जो CH और NH समूह होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टूट करके CHO समूह में और NH3। तो हाइड्रोलिसिस किया हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पर, तो NH3 यहाँ से बाहर निकल जाता है और ये ग्रुप फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप में बदल जाता है। तो इससे हमें पायरॉल 2 एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम अभिक्रिया देखते हैं रिमर-टिमन अभिक्रिया। रिमर-टिमन अभिक्रिया में दो तरह की अभिक्रिया हो सकती है, या तो हम इसकी अभिक्रिया CHCl3 से कराएं या हम CCl4 से कराएं, डिपेंड करता है आपने जिससे अभिक्रिया कराई है। अगर हमने CHCl3 से कराई है तो यहाँ पर CHO समूह मिलता है, लेकिन अगर ये अभिक्रिया हमने CCl4 से कराई है तो इसकी जगह पर यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ मिलता है। आप देख सकते हैं रिमर-टिमन अभिक्रिया में हमने पायरॉल की अभिक्रिया CHCl3 से करवाई है KOH बेसिक मीडियम की उपस्थिति में। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर इस तरह से आकर के CCl2 जुड़ जाता है। CHCl3 ज़्यादातर अपनी अभिक्रियाओं में CCl2 कार्बिन डाइक्लोरोकार्बिन का निर्माण करता है। वो कार्बिन क्योंकि बहुत रिएक्टिव होती है तो वो इस तरह से आकर के समूह पर जुड़ती है। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये यहाँ से शिफ्ट होकर के टूट करके इस तरह से CHCl2 में बदल जाता है, जिसका हम पुनः हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने पर ये यहाँ पर इस तरह से बन जाता है, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप, और क्योंकि ये अस्थायी होता है इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमें एल्डिहाइडिक समूह प्राप्त होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर देखिए यही अभिक्रिया हमने CCl4 की उपस्थिति में कराई है तो यहाँ पर COOH समूह आकर के जुड़ रहा है। इसके नेक्स्ट हम देखें कॉल्बे-श्मिट अभिक्रिया। कॉल्बे-श्मिट अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड से हाई प्रेशर पर अभिक्रिया कराने पर अल्फा स्थिति पर, इसे कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाता है। इस अभिक्रिया को हम कॉल्बे-श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसमें नेक्स्ट हम देखें अगर हम
मिथाइल आयोडाइड से कम टेम्परेचर पे इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन के स्थान पर CH3 समूह जुड़ जाता है। लेकिन यही अगर हमने टेम्परेचर हाई कर दिया है तो ऐसी स्थिति में ये अल्फ़ा और बीटा स्थिति पर हमें समूह प्राप्त हो जाता है। ये देख सकते हैं। चलिए इसके आगे हम देखते हैं एसाइल क्लोराइड से अगर हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें नाइट्रोजन के यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस करके एसाइल समूह प्राप्त होता है। और इसके पश्चात अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया है तो ये यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा स्थिति पर एसाइलेशन हमको मिलता है। इसके नेक्स्ट हम देखें हुबेन-हॉश सिंथेसिस। इस सिंथेसिस में हम मिथाइल साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। फर्स्ट स्टेप में इस तरह से अल्फा स्थिति पर CH3NH जुड़ जाता है और उसके नेक्स्ट इसका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो हमें यहाँ पर COCH3 प्राप्त होता है। चलिए इसके आगे अब हम देखते हैं कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। अगर हम डायज़ोनियम सॉल्ट से इसकी अभिक्रिया कराते हैं पायरॉल की तो अल्फा स्थिति पर डायज़ोनियम बेंजीन आकर के जुड़ जाता है। फेनिल एजो पायरॉल हमें एक डाईएजो रंजक प्राप्त होता है जैसा कि आपको अभिक्रिया में दिखाई दे रहा है। ये अभिक्रिया प्रेशर के साथ में पूर्ण होती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो पायरॉल है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर हाइड्रोजन लेकर के और CH4 बाहर निकल जाता है। ये और अभिक्रियाओं से थोड़ी सी डिफरेंट अभिक्रिया है। ज़्यादातर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के अभिक्रिया में मिथाइल एक पोजीशन पर और MgBr दूसरी पोजीशन पर जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में मीथेन बाहर निकल रही है और MgBr यहाँ जुड़ रहा है। इसके बाद हम इसको अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट कराते हैं और फिर इसको एसिडिक मीडियम में करते हैं तो हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपचयन एवं ऑक्सीकरण। पायरॉल की अगर हम निकल और की प्रेजेंस में इसको रिडक्शन करें तो हमें पायरोलिडीन अर्थात जो जितने भी डबल बॉन्ड है सब जगह हाइड्रोजन जुड़ जाता है, पैरोलिडीन मिलता है। इसके विपरीत अगर हम इसको जिंक और एसिटिक एसिड से जिंक की उपस्थिति में अगर इसकी हम अभिक्रिया कराएं तो हमें पायरोलिन और नेक्स्ट स्टेप में हमें वापस पैरोलिडीन प्राप्त हो जाता है जहाँ पर कि फास्फोरस और HI की अभिक्रिया कराई गई है। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर पायरॉल का ऑक्सीकरण स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि क्रोमिक एसिड या H2SO4 से कराया जाता है तो हमें दो जगह पर कीटोनिक ग्रुप प्राप्त होता है। इसे हम मेलेनामाइड के नाम से जानते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया हाइपोक्लोरेट से सोडियम हाइपोक्लोरेट और NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें इसमें दो स्थान पर कीटोनिक और दो स्थान पर क्लोराइड जुड़ा हुआ मिलता है। इस तरह से ये अभिक्रियाएँ इसके अलावा भी कई ऐसी अभिक्रियाएँ हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल पायरॉल देता है मैनिच अभिक्रिया। मैनिच अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड और डायमेथाइल अमीन दोनों की प्रेजेंस में जब अभिक्रिया कराई जाती है पायरॉल की तो अभिक्रिया में हमें अल्फा स्थिति पर ये ग्रुप हमें यहाँ पर जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसे हम कहते हैं मैनिच अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखें मैलिक एनहाइड्राइड से इसकी अभिक्रिया कराई जाए। ये मैलिक एनहाइड्राइड है। जब हम पायरॉल की मैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं तो एज सच ये मैलिक एनहाइड्राइड अल्फा स्थिति पर आकर के जुड़ जाता है और नेक्स्ट स्टेप में जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो ये जो रिंग है वो टूट करके हमें डाई एसिड दे देती है। कुछ अभिक्रियाओं में जो रिंग है वो खुल जाती है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम हाइड्रोक्सिल अमीन से इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं पायरॉल की और हीट कर रहे हैं तो ये रिंग ओपनिंग के साथ में हमें डाइऑक्साइम प्राप्त हो जाता है।
इसके अलावा अब नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखें जिसमें कि रिंग खुलती है। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन अभिक्रिया है जिसमें कि फर्स्ट स्टेप में सोडियम और इथेनॉल से या प्लेटिनम और H2 से इसका रिडक्शन कराया जाता है, जिससे हमें चारों हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए मिलते हैं। फिर इसके बाद में हम इसको मिथाइल आयोडाइड से अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होकर के इस तरह से आयनिक फॉर्म मिलता है। इसको जब AgOH से ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पर हमें हाइड्रोक्सिल कंपाउंड मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में इसको जब गर्म किया जाता है तो इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के H2O के बाहर निकल जाते हैं और ये रिंग यहाँ से टूट जाती है। इसके पश्चात फर्स्ट स्टेप मिथाइल आयोडाइड, फिर AgOH और फिर गर्म किया जाए, अर्थात जो ये प्रोसेस था यहाँ से लेकर के इस प्रोसेस को दोबारा जब रिपीट किया जाता है तो हमें 1,3-ब्यूटाडाइन प्राप्त होता है और ट्राइमेथाइल अमीन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम इसकी पायरॉल की रिंग को भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन संघनन अभिक्रिया, जिसमें कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में 2 मॉलिक्यूल्स पायरॉल के होते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया करके संघनित हो जाते हैं और हमें डायपिराइल मीथेन प्राप्त होता है। हम किसी मेथड से इस रिंग को, क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग है, ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए ये 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट आसानी से हो जाती है, तो इसका हम विस्तार रिमर-टिमन अभिक्रिया द्वारा भी कर सकते हैं कि हम क्लोरोफॉर्म और CCl2 क्लोरोफॉर्म को हम सोडियम इथॉक्साइड के उपस्थिति में क्लोरोकार्बिन में बदलते हैं और इस क्लोरोकार्बिन का नेक्स्ट स्टेप में हम पायरॉल का सोडियम सॉल्ट बनाते हैं। सोडियम इथॉक्साइड के साथ में सोडियम सॉल्ट के बनने के पश्चात इस पर CCl2 का प्रहार किया जाता है, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और इसके पश्चात ये यहाँ पर NaCl इसमें से बाहर निकल जाता है और हमें रिंग एक्सपांडेड ये प्रोडक्ट 2-क्लोरोपिरिडीन प्राप्त होता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।